चलिए तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा से लगे हुए राज्य। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक बात समझ में आ गया होगा, जो कल का पेपर आपने देखा उसमें इस लेवल के पेपर भी बहुत सारे पूछे गए हैं, इस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो फैक्ट बनते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर वाले स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, प्लस इससे जुड़े क्वेश्चन के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट जो है वो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से, या उन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि जो अभी हमने अक्षांशीय और देशांतरी रेखा पढ़ा, ठीक है, हमने कंप्लीट किया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन, इसमें कोई दिक्कत हुआ क्या आपको, या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन इसमें, तो बताइए मुझे जल्दी से। अगर उससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आपके दिमाग पे आया हो और इससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा मतलब कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। जो हमने पढ़ा है 1746-24-5 उत्तरी अक्षांश और 80-15-84-25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और साथ ही साथ आपको याद रखना है वो क्षेत्र जिसमें भद्रकाली, ठीक है, बीजापुर, ठीक है, उसके बाद जसपुर का गिरला, बलरामपुर का सुंदरी गांव और दक्षिण कोंटा का सुकमा का कोंटा क्षेत्र। ठीक है, ये 4 क्षेत्र याद रखिएगा और यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जब भी आईएसटी पूछेगा, आईएसटी से जुड़े हुए आपके जिले आपको याद रखना है, 7 जिले हैं। ठीक है, और अगर आपके कर्क रेखा से पूछेगा तो कर्क रेखा से जुड़े हुए 4 जिले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, स्टेट बॉर्डरिंग जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, तो उसके आधार पर पहले हम ये समझेंगे कि भारत में जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वो 2 प्रकार से देखे जाते हैं। एक है आपका सीमावर्ती राज्य, ठीक है, और दूसरा है आपका भू आवेष्टित राज्य। सीमावर्ती राज्य को हम लोग कहते हैं बॉर्डरिंग स्टेट, ठीक है, बॉर्डरिंग स्टेट, और भू आवेष्टित राज्य को कहते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट। ठीक है, ये दोनों जानकारी है आप लोग को पहले से ही। ठीक है, तो देखिए अभी हमको सीमावर्ती राज्य नहीं पढ़ने, क्योंकि हम भारत नहीं पढ़ रहे, हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हम फोकस करेंगे किसके बारे में, भू आवेशित स्टेट के बारे में। ये होता क्या है, लैंडलॉक्ड स्टेट क्या होते हैं, तो ऐसे स्टेट, ऐसे राज्य जो अपने जो नेबर जो स्टेट है, ठीक है, उससे पूरी तरीके से घिरे हो, मतलब सराउंडिंग जो है कोई भी एरिया इंटरनेशनल बाउंड्री को टच ना करता हो। ठीक है, चाहे वो वाटर बॉडी हो, चाहे फिर वो लैंड एरिया हो, याद रखिएगा। ठीक है, यानी अगर हम भारत को देखें तो आप ऐसा कह सकते हैं, देखिएगा कि जितने भी स्टेट हैं वो, अगर हम लोग इस बाउंड्री को देखते हैं, ये वाला बाउंड्री देखते हैं, तो ये क्या है, किसी वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओशियन है, सी है ना। और अगर इस बाउंड्री को देखें तो ये वाला जो बाउंड्री दिखता है आपको, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, तो हम ऐसे स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन स्टेटों की बात कर रहे हैं जो कि इंटरनल अपने ही बाउंड्री से घिरे हुए हैं या अपने ही स्टेट की बाउंड्री से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं लैंडलॉक स्टेट की। ठीक है, तो भारत में कितने लैंडलॉक स्टेट हैं बताइए, भारत में कितने लैंडलॉक स्टेट हैं, तो ध्यान रखिएगा 5। ठीक है, 5 लैंडलॉक स्टेट हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है छत्तीसगढ़, दूसरा है आपका हरियाणा, तीसरा है आपका मध्य प्रदेश, चौथा है आपका झारखंड और 5वां है आपका तेलंगाना। ठीक है, ये 5 स्टेट का नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आपके पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ये बात समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अब उसी के हिसाब से चलिए, जब आप एक बार पेपर दे देते हैं ना, उसका माइंडसेट भी ऐसा बना के रखिए कि आपको ये बातें जानकारी में है। ठीक है, तो 5 ऐसे स्टेट जो लैंड लॉक्ड है, याद रखिएगा, अपने ही एरिया से घिरे हुए हैं या अपने पड़ोसी या नेबर जो स्टेट है उनके एरिया से घिरे हुए हैं। ठीक है, ये किसी वाटर बॉडी को टच नहीं करते और ये इंटरनेशनल बाउंड्री को भी टच नहीं करते, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 5 नाम याद रखिएगा, कौन कौन से, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, अगर आप मैप में देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इस मैप में आपको देखने पर समझ में आ रहा होगा
ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो ये है आपका, ये हरियाणा है। इसके बाद ये देखिए आप, ये मध्य प्रदेश है। इसके बाद यहां से लगा हुआ आपका झारखंड है, और एक स्टेट है आपका यहां पर तेलंगाना। तेलंगाना, झारखंड, एमपी, हरियाणा और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो 5 स्टेट है, याद रखिएगा, जो कि आपका लैंडलॉक्ड है और भूलना नहीं है इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आते हैं कहां पर, छत्तीसगढ़ के पास। छत्तीसगढ़ को समझिएगा, ठीक है। आपके पीएससी से लेकर कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ को कितने स्टेट टच करते हैं, ठीक है। ये 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, और हमारे पास रटा हुआ भी है। लेकिन हमको ये जानना है इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के जो नेबर जो स्टेट है उनमें सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, ठीक है, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट कौन सा है, सबसे कम बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट कौन सा है, ठीक है, किसके पास से सबसे ज्यादा जनसंख्या और किसके पास से सबसे कम जनसंख्या, ठीक है। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस को जो है हमें समझना होगा लैंडलॉक्ड स्टेट के अंदर, ठीक है। देखिएगा छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ नेबर स्टेट। तो देखिए इसके अंतर्गत जो है ये बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो नेबर स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कौन कौन से स्टेट कहां कहां पर हैं, तो बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, ये जो लकीरें खींची मैंने ये बाउंड्री है, याद रखिएगा स्टेट बाउंड्री है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं ये बताइए मुझे जल्दी से, ये कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश है, ये कौन सा है, यूपी, ये कौन सा है, झारखंड है, ये उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, और ये तेलंगाना। तेलंगाना और ये महाराष्ट्र है। चलिए आपने बहुत अच्छा याद किया हुआ है, 7 स्टेट आपको याद हो गए हैं, ठीक है। तो ये 7 स्टेट हो गए। अब 7 स्टेट में हमको क्वेश्चन बनना है, पहले हम इसको क्वेश्चन के तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो याद रखिएगा हमारे पास क्वेश्चन का तरीका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला है एरिया वाइज, यानी क्षेत्रफल के आधार पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें पड़ोसी या नेबर जो स्टेट है उसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, छोटा राज्य, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहां पर है। सबसे पहला क्या है, सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, तो कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश जो है ये सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा राज्य क्या है, झारखंड, ध्यान रखिएगा झारखंड जो है ये सबसे छोटा राज्य है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, ठीक है, पड़ोसी राज्यों में। अब इसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन बनता है एरिया वाइज, याद रखिएगा। अगर इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है तो सीक्वेंस भी याद रखिएगा कि किसके बाद कौन सा नंबर आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर कौन है, तो एरिया वाइज अगर आपको याद रखना है तो पहले नंबर पर याद रखिएगा पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य एमपी है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, नहीं उड़ीसा नहीं आता है। देखिए आपको याद होगा कि मैंने भारत के भूगोल में पढ़ाया था कि
अगर हम 9 स्टेट को कैलकुलेट करें तो छत्तीसगढ़ 9वें नंबर पर आता है ना, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है छत्तीसगढ़ 9वें नंबर पर आता है। तो याद करिए कि 8 राज्य कौन कौन से, तो पहले नंबर पे कौन था, राजस्थान था, लेकिन हमारा बाउंड्री शेयर नहीं होता उससे तो हम उसको छोड़ दिए। दूसरे नंबर पे कौन था, मध्य प्रदेश, वो पहले नंबर पे डाल दिया हमने, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है, महाराष्ट्र आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा चौथे नंबर पर यूपी आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये छोटी छोटी बातें अगर आप यहां पर स्किप कर रहे हैं, एग्जाम में कैसे करेंगे सोच लीजिए। अगर हम ये छोटी छोटी बातों को, वहां पर सीक्वेंस होगा, वहां पर आपके सामने वो भी आंसर में होगा कि जहां पर यूपी और महाराष्ट्र घुमाया गया होगा ऑप्शन में, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस प्रकार की गलती करेंगे तो यकीन कीजिए फिर आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो चीज एक बार पढ़ लिया गया है उसको इतने अच्छे से रिवीजन कीजिए कि आपके वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र कितने नंबर पर आएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा, यूपी आएगा, ठीक है। अब याद कीजिए इसके बाद क्या था, यूपी के बाद पांचवें नंबर पे कौन था, गुजरात, पांचवें नंबर पे गुजरात था। छठे नंबर पे कौन था, कर्नाटक था। सातवें नंबर पे कौन था, आंध्र प्रदेश। तो ये आ गया कितने नंबर पर, चौथे नंबर पर, ठीक है। वहां से जो सीक्वेंस आएगा वही सीक्वेंस यहां पर होगा, बस चेंज हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद क्या आया था, पांचवें नंबर पर उड़ीसा आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर इन दोनों में क्या आता है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा झारखंड जो है 17वें नंबर पर आता है स्टेज वाइज देखा जाए तो, ठीक है। तो वो सबसे छोटा है, वैसे भी हमको याद है, अभी हमने लिखा है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब है तेलंगाना क्या रहेगा, छठवां, और झारखंड क्या रहेगा, बस आंसर है आपके सामने, ठीक है। तो अगर एरिया वाइज अगर हम बांटेंगे तो याद रखिएगा, इनका सीक्वेंस याद रखिएगा कि कौन कौन किस नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे है आपका एमपी, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा यूपी है, चौथा आंध्र प्रदेश है, पांचवा उड़ीसा है, छठवां आपका तेलंगाना है और सातवां आपका झारखंड है, एरिया वाइज देखेंगे तो, ठीक है। तो एरिया वाइज सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप इसको याद रखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर जो है ये आपका क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसके आधार पर याद रखिएगा, अगर हम केवल जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर भी याद रखिएगा कि यूपी जो है आपका सबसे बड़ा राज्य होगा जनसंख्या के आधार पर, यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है लार्जेस्ट स्टेट जो होगा, ठीक है, वो यूपी होगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें किसकी, जनसंख्या के बाद में सबसे छोटे राज्य की, तो याद रखिएगा तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना जो है सबसे छोटा राज्य होगा अभी वर्तमान में, ठीक है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है सबसे छोटा राज्य तेलंगाना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग पढ़ चुके थे, आपको याद होगा ये 7 राज्य, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं आपने, ठीक है। अब इससे और क्या क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा अब बाउंड्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। बाउंड्री के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ लगती है, यानी बाउंड्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, सीमा के अकॉर्डिंग देखें, तो सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा जिले को स्पर्श कौन करता है हमारा, यानी ऐसे कौन से राज्य है जो हमारे राज्य के जिले को सबसे ज्यादा टच करता है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि बाउंड्री के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा क्या होगा, यानी सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन टच करता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे जिलों को, यानी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा कौन सा राज्य टच करता है, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मतलब जैसे मान लेते हैं कि उड़ीसा जो है हमारा सबसे ज्यादा बाउंड्री टच कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो सबसे ज्यादा बाउंड्री टच कर रहा है तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट में कंपेयर करेंगे तो फिर हो सकता है नंबर चेंज हो जाए, ठीक है। इसलिए हमको ध्यान रखना है, देखिएगा तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा सीमा को टच करने वाला या सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य क्या है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य याद रखिएगा, या सबसे ज्यादा, ठीक है। तो हम ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं या ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा बाउंड्री
टच करता हो, ठीक है, बाउंड्री शेयर करता हो, वो है आपका उड़ीसा। ठीक है, ये तो आंसर आपको पता है। उड़ीसा जो है हमारी सबसे ज्यादा बाउंड्री को टच करने वाला या बाउंड्री शेयर करने वाला दो स्टेट के मध्य सबसे ज्यादा बाउंड्री जो हमारा टच हो रहा है वो उड़ीसा के साथ है। ठीक है, लेकिन यहां पर बात आती है कि सबसे ज्यादा जिले को टच करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक, तो ऐसे में याद रखिएगा दो राज्य बराबर बराबर जिलों को टच करने लगे हैं हमारा। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य जो है हमारा, वो याद रखिएगा उड़ीसा है और दूसरा है मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी हम उन दो स्टेट की बात कर रहे हैं जो हमारा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा टच करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में याद रखिएगा कैसे अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बात। ठीक है, दो स्टेट बराबर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों जो है 9 जिले को टच करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 9 जिले को, तो एक बार आप यहां पर लिख भी दीजिएगा कि 9 जिलों को टच करते हैं ये। ठीक है, अभी कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा। तो देखिए ये आपका उड़ीसा है, ये आपका झारखंड है, ये आपका यूपी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी। पहले उड़ीसा से देखिएगा, उड़ीसा को कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका जसपुर है। इसके बाद अभी कल का क्वेश्चन था उत्तर से दक्षिण जमाइए, कोरिया से स्टार्ट करना था, है ना। तो बस वैसे ही समझिए कि आपके दिमाग में अगर मैप नहीं होगा तो समझिए कैसे आंसर बनाएंगे। इसलिए मतलब आपको जिले इतने प्रकार से घोल के पी जाना है कि जिला कहीं भी हो, कुछ भी हो, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा जसपुर, रायगढ़, ये कौन सा जिला है। उसके बाद महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ये कौन सा जिला है, जोर से बोलिए, कोंडागांव। उसके बाद बस्तर और उसके बाद सुकमा। 9 है, याद रख रहे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, याद रखिएगा 9 जिले। ठीक है, अब इधर आते हैं, देखिएगा यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बलरामपुर टच करता है, याद रखिएगा एमपी को। पहला ये कौन सा जिला है, उसके बाद इसके बाद एमसीबी के बाद हाँ गोरिल्ला पिंडा मरवाई जीपीएम, उसके बाद मुंगेली, राजनांदगांव। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, याद रखिएगा 9 जिले। ध्यान रखिएगा बस इस बात को, जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए इतना जरूरी है कि भूलना नहीं है एग्जाम में, चाहे पेपर सरल हो कठिन हो, इसका मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये कर रहा है क्या जीरो से स्टार्ट करके आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 9 जिले जो है एमपी और उड़ीसा दोनों टच करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के दो ऐसे नेबर स्टेट हैं जो छत्तीसगढ़ के 9 जिले को टच करते हैं, याद रखिएगा, जो कि एक तरफ है आपका उड़ीसा और एक तरफ है आपका एमपी। ठीक है, अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, देखिएगा इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज मतलब होता है अंतर्देशीय सीमा। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, देखिए क्योंकि इंटरनेशनल का मतलब समझिएगा, इंटरनेशनल क्या होता है, अंतर्देशीय होता है। जब हम किसी भी देश के अंदर
कोई सीमा को देखते हैं तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री कहलाता है, इंट्रा, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब बाहर का। देखिए जब मैं बोलूंगा भारत का, जैसे ये जो बाउंड्री होगा वो इंटरनेशनल बाउंड्री होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी भारत का ये जो बाउंड्री होगा वो कौन सी बाउंड्री होगी, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री, ठीक है। यहां से दूसरे देश चले जाएंगे आप। लेकिन मैं ये वाला बाउंड्री बोलूंगा तो कौन सा बाउंड्री होगा, इंटरनेशनल होगा, याद रखिएगा, अंतरदेशीय, ठीक है। इसको इंट्रा बोलते हैं, उसको इंटर बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल का मतलब यहां पर है कि हमारा जो ये बाउंड्री है उस बाउंड्री से जुड़े हुए क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। जैसे तो अंतरदेशीय बाउंड्री या सीमा के लिए जो है पहला क्वेश्चन होता है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे कम सीमा साझा करने वाला जिला। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे कम सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, ठीक है। मतलब ऐसा जिला जो अंतरदेशीय सीमा को साझा करने वाला है और इसका सीमा जो है सबसे छोटा होता है, ठीक है, और जिला भी छोटा है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब आपके सामने दो क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन होगा कि ऐसा जिला जो सबसे छोटा है और सबसे कम सीमा साझा करता है, ठीक है। जिला भी छोटा होना चाहिए और सीमा भी कम साझा करना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला, या एक तरीके से हम लोवेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक तरीके से ऐसा जिले की बात कर रहे हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं जो सबसे कम सीमा साझा करता हो अंतरदेशीय रूप में, ठीक है। तो ऐसा कौन है बताइए जल्दी से, धमतरी, ठीक है। तो याद रखिएगा धमतरी को अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको देखने समझ में आ जाएगा, ये दिख रहा है एक छोटा सा बाउंड्री टच कर रहा है, और याद रखिएगा सबसे छोटा जिला है ये, एरिया वाइज भी छोटा जिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अंतरदेशीय सीमा साझा करने वाला छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, ठीक है। और वही सबसे ज्यादा अंतरदेशीय सीमा साझा करने वाला जिला। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला जिला, ठीक है। मतलब लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करने वाला, याद रखिएगा, एक तरीके से एक बड़ा एरिया शेयर करने वाला जिला कौन सा है, जल्दी से बताइए, बलरामपुर, ठीक है। तो बलरामपुर जो है याद रखिएगा सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, याद रखिएगा। इससे पहले था आंसर में राजनांदगांव, ठीक है, लेकिन राजनांदगांव के टुकड़े हो गए, ठीक है, उसके बाद उसका नंबर कट गया, क्या देखिएगा। अब आता है कौन, बलरामपुर। तो ध्यान रखिएगा अगर डेट के हिसाब से पूछा ना तो राजनांदगांव भी आंसर निकलेगा, ठीक है। अगर पूछ देगा कि 2021 में राज्य का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा साझा कर रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। तो डेट अगर जब भी पूछता है तो क्वेश्चन पर तुरंत अंडरलाइन कीजिएगा एक, और आपका दिमाग आंसर दे देगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और आपको याद रखना है क्योंकि वर्तमान स्थिति और पुराना जो स्थिति है उन दोनों स्थिति से आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो पहले कौन था, राजनांदगांव था, अभी वर्तमान में कौन है, बलरामपुर है, ठीक है, बलरामपुर। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन और क्या है, ठीक है। तो देखिएगा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव था, ठीक है, 2021 से पहले राजनांदगांव, क्योंकि 22 में क्या हो गया, राजनांदगांव के टुकड़े हुए, ठीक है। आपको याद होगा 2 सितंबर, है ना, तो 2 सितंबर 2022 को जो है आपका मोहिला मानपुर बन गया, इसके बाद एक जिला नया बना उसमें, ठीक है, फिर खैरागढ़ बन गया उसी महीने में, ठीक है, इसके कारण 2 टुकड़े हो गए। चलिए तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा सबसे कम सीमा साझा करने वाला, ये जो जिला, ये जो दिख रहा है ना आपको,
ये कहानी है 2014 की, ठीक है। 2014 में क्या हुआ था याद रखिएगा, इसकी संबंध में आपको याद कराने के लिए मैं कॉन्सेप्ट उस समय का बता देता हूं। आंध्र प्रदेश से जो है ना अलग होकर तेलंगाना बना 2 जून 2014 को, ठीक है। ये बना है 2 जून 2014 को। तो आंध्र प्रदेश जो है ना पूरी बाउंड्री को शेयर करता था पहले, ये पूरा आंध्र प्रदेश था यहां से यहां तक, है ना। और तब राज्य को 6 स्टेट टच करते थे, याद रखिएगा। 7वां स्टेट तेलंगाना बन गया, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि जब आंध्र प्रदेश की बात थी तो आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा बाउंड्री लेकर चल रहा था। यहाँ सुकमा था, फिर उसके बाद इधर बीजापुर को भी टच कर रहा था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब बंटवारा हुआ तो तेलंगाना का एरिया जो है ना ये आंध्र प्रदेश को ले लिया था। यानी हमको आंध्र प्रदेश टच नहीं करता 2014 के बाद, याद रखिएगा, ठीक है। फिर से दोहराता हूं, सुनिएगा, समझिएगा इस बात को कि जब बंटवारा हुआ तो तेलंगाना ने इसको कैसे कर लिया, ये ऐसा ले लिया, ये एरिया पूरा तेलंगाना का हो गया था, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश सरकार ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पुराने ट्रेड को सामने दिखाया कि हमारे यहाँ जो है लंबे समय तक यहाँ के जो लोग हैं वो लंबे समय तक व्यापार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर ऐसा हो जाएगा तो इनका व्यापार बंद हो जाएगा दूसरे राज्य के बीच में आने के कारण, ठीक है। ऐसे में एक समझौता किया गया और 36 किलोमीटर का डिस्टेंस दे दिया गया आंध्र प्रदेश को। सिर्फ 36 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 36 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर होता है यहाँ पर। इसलिए सबसे छोटा जो सीमा साझा है वो किसके साथ है, आंध्र प्रदेश के साथ है, ठीक है। सबसे बड़ा उड़ीसा के साथ, सबसे छोटा आंध्र प्रदेश के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो उनमें इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है, अब सरल पैटर्न में आता है क्वेश्चन। जैसे छत्तीसगढ़ के जिलों की बात कर ले अपन, तो जिलों के आधार पर याद रखिएगा 3 राज्य को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। यानी राज्य का ऐसा जिला जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है। बलरामपुर और सुकमा दोनों, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों जो है 3-3 राज्यों को टच करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे, तो देखिए यहां पर जो है ये बाउंड्री एमपी का लगता है, ये बाउंड्री यूपी का लगता है और ये बाउंड्री आपके झारखंड का लगता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बलरामपुर का सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर होता है, तो झारखंड के साथ होता है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। मतलब 3 राज्य तो टच करता है लेकिन उन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ लगता है, झारखंड के साथ, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा बाउंड्री टच किसके साथ हो रहा है, झारखंड के साथ हो रहा है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आपका, इसके लिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए बलरामपुर जो है यूपी के साथ, एमपी के साथ और झारखंड के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। सुकमा के लिए याद रखिएगा 3 जो स्टेट है वो है आपका उड़ीसा, तेलंगाना और उसके अलावा आंध्र प्रदेश। देखिए इस तरफ जाएंगे, ये वाला हिस्सा उड़ीसा का है, बीच का हिस्सा आंध्र प्रदेश का है और उसके बाद ये हिस्सा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये आपका उड़ीसा हो गया और इस तरफ आपका तेलंगाना। सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ है, उड़ीसा के साथ है, याद रखिएगा। सुकमा का सबसे ज्यादा बाउंड्री उड़ीसा के साथ लगता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें याद रखिएगा कि इस राज्य को, हमारा कौन सा जिला है जो 3-3 राज्यों को टच करता है। यहां से मतलब आप ये कह सकते हैं इन जिलों में जाने के बाद 3 राज्य में आप जा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर बलरामपुर चले गए तो वहां से यूपी निकल गए, थोड़ा आगे इधर चले गए पश्चिम की ओर वेस्ट साइड तो एमपी निकल गए, और अगर थोड़ा सा इस साइड चले गए तो आप झारखंड जा सकते हैं, ठीक है। वैसे सुकमा के लिए भी याद रखिएगा, सीधे नीचे चले गए तो आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहाज बस इतना याद रखिए जहाज में बैठे तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अगर NH 63 पकड़े तो फिर जाएंगे तेलंगाना, ठीक है। और NH 63 का ईस्ट साइड ले लिए तो उड़ीसा पहुंच जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 3 जो राज्य है वो याद रखेंगे आप कि कौन कौन से राज्यों को ये टच करता है, तो राज्यों को याद रखना है बस आपको। और कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा बाउंड्री के साथ शेयर करता है, तो ये भी याद रखिएगा उड़ीसा के साथ सुकमा का बाउंड्री सबसे ज्यादा शेयर होता है, बलरामपुर का झारखंड के साथ होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है
दो राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला, यानी ऐसे जिले जो दो स्टेट को टच करते हो, ठीक है, हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो दो स्टेट को टच करते हैं, उनको ध्यान रखिएगा कौन कौन से ऐसे हैं। तो याद रखिएगा, पहला है, अब इधर से देखते जाइए, बलरामपुर को छोड़ दीजिएगा और आंध्र प्रदेश को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो जहां जहां पर, जैसे जसपुर हो गया आपका, इधर आएंगे तो बीजापुर हो गया आपका, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो याद रखिएगा, यहां पर बस एक बात ध्यान रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये बाउंड्री में जस्ट बाउंड्री है, याद रखिएगा। तो ये दो जगह को टच नहीं करता। मतलब पहले ऐसा होता था कि राजनांदगांव जो है दो जगह को टच कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या है, एक एक जिले को टच करता है, याद रखिएगा। इसका एक हिस्सा जो है इधर एमपी का है, और इसका एक हिस्सा जो है आपका, याद रखिएगा, महाराष्ट्र का है, ठीक है। इसलिए ये एक जिले के साथ आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब दो जिलों के साथ नहीं आएगा, दो राज्यों के साथ नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, ऐसे में आपका जसपुर और बीजापुर जो है, ये दो दो राज्यों को स्पर्श करते हैं, याद रखिएगा। जसपुर जो है टच करता है किसको, झारखंड को और उड़ीसा को, ठीक है। और बीजापुर टच करता है, याद रखिएगा, तेलंगाना को और महाराष्ट्र को, ठीक है, याद रखिएगा, तेलंगाना और महाराष्ट्र। और यहां पर बस आपको ध्यान रखना है कि मानपुर मोहला जो है वो महाराष्ट्र की तरफ है, और राजनांदगांव जो है एमपी की तरफ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, ये जो लकीर है ना, ये भी दो जिलों को, दो राज्यों को टच करता था, लेकिन अब वर्तमान में एकदम बीचों बीच चला गया है। वो जो मानपुर मोहला का जो लकीर है या जो एरिया है, उसी को सीधा कर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे में जो है अब ये एक राज्य को टच करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहीं पर क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन निकल कर आएगा, क्योंकि आपके पास अपडेट कितना है वो जरूरी है, ठीक है। और कंफ्यूजन के चक्कर में अपडेट खत्म हो जाता है, और यकीन कीजिए अगर आज आप नहीं पढ़े होते तो अब भी आप कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो आपका ये वाला राजनांदगांव है और ये आपका मानपुर मोहला है, और इसके बीच से लकीर गई हुई है, तो एमपी का हिस्सा राजनांदगांव के पास और महाराष्ट्र का हिस्सा मोहला साइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए हमारे पास दो राज्यों को टच करने वाला, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है एक राज्य को टच करने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब इसको कैसे याद रखेंगे, एक राज्य को स्पर्श करने वाला जिला, मतलब ऐसे जिले जो केवल एक स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हो, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, आपको याद होगा कि मैंने राज्य के बारे में पढ़ाया था कि हमारे राज्य के जो जिले हैं, राज्य के जो जिले हैं वो दो प्रकार के हैं। एक है आपका सीमावर्ती जिले और एक है आपका भू अवस्थित जिले, ठीक है। सीमावर्ती जिले की संख्या कितनी है और भू अवस्थित 11, ठीक है। तो 11 को तो बिल्कुल निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि 11 किसी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते, ठीक है, बिकॉज ये लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। याद देखिएगा, जिनकी संख्या 11 है, ठीक है। जो भी करेंगे वो यही लोग करेंगे, 22 वाले, ठीक है। और 22 में से 4 को निकाल दीजिएगा, क्यों, क्योंकि 22 में से 4 कौन लोग हैं, जो 3 राज्यों को, 2 राज्यों को टच करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बच के कितने 22 में से 4 निकाल दीजिए, 18 बचेंगे। तो 18 ऐसे जिले हैं, याद रखिएगा, 18 जिले जो केवल एक राज्य को टच करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक राज्य को टच करने वाले जिलों की संख्या 18 है। अब हमारे सामने आता है, याद रखिएगा, कि हम राज्य को समझे और उसके आसपास के जिलों को समझे, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है मध्य प्रदेश, पड़ोसी राज्य में मध्य प्रदेश। अब बताइए मुझे, मध्य प्रदेश बिना सोचे समझे थोड़ा फास्ट बताइएगा, मध्य प्रदेश कितने जिलों को टच करता है, और उसका सीक्वेंस बताइए मुझे जल्दी से, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। जल्दी से बताइए, पहले नंबर पे कौन आएगा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी, जीपीएम,
मुंगेली, कबीरधाम, आज से हम लोग खैरागढ़ को क्या बोलेंगे, KCG, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब इसका जैसे हमने MCB किया है, ये KCG होगा, याद रखिएगा, ठीक है। KCG का मतलब होता है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ठीक है। KCG ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि आपके एग्जाम में जब शॉर्टकट होगा ना, तो ये शॉर्टकट रहेगा उसमें, ठीक है, KCG के नाम पर, याद रखिएगा, ठीक है। खैरागढ़ के बाद राजनांदगांव, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका महाराष्ट्र। चलिए बताइए महाराष्ट्र कितने को टच कर रहा है, जल्दी से बताइएगा। मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, MMA, ठीक है। मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक है। इसके बाद बताइए कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, तेलंगाना। बताइए कौन से जिले को टच करता है ये, इसके बाद चलिए नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश, सुकमा, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा, सुकमा के बाद बताइए गरियाबंद के बाद महासमुंद, ठीक है। इसके बाद झारखंड, जसपुर, जसपुर के बाद बलरामपुर, ठीक है। और झारखंड के बाद फिर आएगा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, और ये किसको टच करता है, बलरामपुर, ठीक है। तो ये 7 राज्यों का क्रम आपको क्लियर हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये 7 राज्यों का क्रम है। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, बताइएगा सबसे कम जिले को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश, तो फिर यूपी क्या, सबका नाम आएगा ना, तो जितने भी ध्यान रखिएगा, एक से अधिक राज्यों का नाम आएगा तो एक से अधिक राज्यों को याद रखना है उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका आंध्र प्रदेश आएगा, सुकमा को टच कर रहा है केवल, और इधर यूपी का आएगा, बलरामपुर को टच कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के आधार पर बनाना है। ये क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन से बनता है, कभी भी ऐसा उसको मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उससे प्रिडिक्शन जो है गलत निकलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन बना हुआ है उसका ऑप्शन देखिए, तब जाकर आंसर कीजिएगा इसको, क्योंकि हो सकता है कि दोनों ऑप्शन में हो और हो सकता है कि एक ही ऑप्शन में हो, ठीक है। तो ये था आपका राज्य के सीमावर्ती आधार, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कम से कम 10 क्वेश्चन बना है और 10 क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए इसी के आगे देखिएगा, इसके बाद आता है आपका राज्य का समुद्री तल से ऊंचाई,
सी लेवल, ठीक है। तो याद रखिएगा राज्य का समुद्री तल से ऊंचाई या सी लेवल क्या है, ये ध्यान रखिएगा। आपके लेक्चरर के पोस्ट के लिए जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जिसकी समुद्री ऊंचाई जो है सी लेवल से ऊंचाई सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। मैं पूरे जिले के बारे में सी लेवल की ऊंचाई नहीं बताऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जिले का सी लेवल की जो ऊंचाई है, सी लेवल जो है वो सबसे ज्यादा है, और कौन सा जिला है जिसका सी लेवल सबसे कम है, ठीक है। बाकी एक कैपिटल का भी याद रखेंगे, रायपुर का याद रखेंगे क्योंकि रायपुर का पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए सी लेवल होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। तो देखिए आपको जानकारी होगा कि हमारा सी लेवल कहां से कैलकुलेट होता है। सी लेवल सभी समझते क्या होता है, हाँ। सी लेवल जो है, जैसे आज जहां पर आप बैठे हुए हैं, अगर हम उसकी ऊंचाई नापेंगे, ठीक है, सामान्य तौर पर जिस जगह पर आप हैं, तो अगर हम बोले कि आप छत्तीसगढ़ में हैं, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में आप यहां पर खड़े हैं, तो ये जो हमारा समुद्री जो ऊंचाई होगा या सी लेवल जो होगा, जैसे मान लेते हैं ये पेनिसुलर प्लेट्यू पढ़ रहे हैं आप, और इसके अंतर्गत जो है यहां पर आप हैं, और ये आपका सी लेवल है, समुद्र के तल से ऊंचाई है, ठीक है। और इधर भी सेम होगा आपका, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि सी लेवल हमारे भारत में कहां से कैलकुलेट होता है। बताइए। जैसे मान लेते हैं कि अगर कहीं ना कोई बेस तो होगा, किसी ना किसी जगह पे कोई बेस होगा कि हम कहीं से कैलकुलेट करते हैं, तो वहीं से, जैसे हमारा आईएसटी कहां से कैलकुलेट करते हैं, तो हमें जानकारी है कि नैनी गांव से करते हैं, है ना, प्रयागराज के नैनी गांव से करते हैं, आईएसटी वहां से गुजरा है। हम अपने छत्तीसगढ़
चलिए अभी आवाज आ रही है? ठीक है, तो समुद्री तल से ऊंचाई याद रखिएगा। समुद्री तल से ऊंचाई जो है हमारा सबसे ज्यादा कहां पर है? आपका जसपुर में है, याद रखिएगा। कितना है? 752। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और एग्जाम से जब जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उससे हमेशा अवेयरनेस होता है। क्यों? क्योंकि अभी नहीं आएगा, 2 एग्जाम बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर आपके सामने ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे लोएस्ट, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम ऊंचाई वाला जिला कौन सा है? समुद्री तल या सी लेवल से कम ऊंचाई वाला जिला, कोई अनुमान लगाएगा? बताइए कौन सा जिला है ऐसा जो सबसे कम ऊंचाई वाला लगता है आप लोग को? अगर आपने अनुमान लगा लिया तो मैं समझूंगा कि छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफिकल पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर कर लिया आपने, क्योंकि हमने एक बार पढ़ा हुआ है इसको। कोई ऐसा जिला लगता है आपको जो ढाल में कम होना चाहिए या कम हो, हाइट मतलब उसकी ऊंचाई जो है वो कम हो? बताइए, अपने अपने जिलों के बारे में तो बताइए, कुछ तो जानते होंगे, अपने जिले के बारे में बताइए। जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले के बारे में कुछ सोचा होगा आपने। कोई ऐसा जिला याद नहीं आ रहा है? नदी का बहना याद रखिए, अगर कोई नदी ऐसा आपको याद आ रहा हो जो ढाल की ओर बहता हो। आगे पढ़ेंगे ऐसे, हालांकि हम पूरे अभी छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो समझिए कि आपको। हाँ, नहीं रायगढ़ नहीं है। रायगढ़ के पास बहुत सारे पहाड़ हैं। ठीक है, तो समुद्र तल से ऊंचाई अपने, जसपुर क्यों ऊंचा है? पाट प्रदेश है, इसलिए ऊंचा हो गया। तो पहाड़ रहेगा तो ऊंचा रहेगा, है ना? तो जिसके पास पहाड़ है वो ऊंचा रहेगा, याद रखिएगा। जिसके पास पहाड़ नहीं है वो कौन सा जिला है, जल्दी याद करिए। हाँ, बिलासपुर में पहाड़ नहीं है? जांजगीर में नहीं है? आप अकलतरा, आपका अकलतरा साइड पहाड़ है, आपको पहाड़ मिलेगा। बलौदा बाजार में छाता पहाड़ है, सक्ती में भी है। चलिए आंसर कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए कम ऊंचाई वाला जो जिला है, याद रखिएगा, वो है सुकमा। इसका ढाल दक्षिण की ओर है। अगर आप नदी को पकड़ते हैं इसके, तो आपको अपने आप याद आ जाता है। देखिए अगर सुकमा को देखेंगे ना, सुकमा का जो क्षेत्र है इस तरीके का सुकमा है आपका, और नदी यहां से निकलकर इधर बहती है, जबकि इंद्रावती ऐसे जाती है। सोच के देखिए, इंद्रावती सीधा जाती है, लेकिन ये सीधा ना जाकर कहां जा रही है, यहां से गिर जाते हैं नीचे। सबरी नदी को आप सभी जानते होंगे। ठीक है, ये जो है ना सबरी नदी है, और सबरी नदी आपके क्षेत्र से निकलकर, यानी उड़ीसा से निकलकर सुकमा में जाती है, तो सुकमा के सीधा ना जाकर के ढाल की ओर बह जाती है। इतना ढाल है नीचे की तरफ। ये मैदान जो है ना, ये समझ लीजिए 150 से भी कम है, 150 मीटर से भी कम है। ठीक है, और बाकी जितने भी देखेंगे आप तो लगभग 150 से ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि हम लोग ना पेनिसुलर प्लेट्यू में रहते हैं। छत्तीसगढ़ का जो पेनिसुलर प्लेट्यू एरिया है, याद रखिएगा, पूरी पठारी क्षेत्र में रहते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में आप रहते हैं, तो पूर्वी पठारी क्षेत्र में रहते हैं। ये पीएससी का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के जो पठारी क्षेत्र है, या छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य है, ठीक है, या फिर बेसिन है, महानदी बेसिन है, वो भारत के भूगोल के या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के किस बेस में आता है, किस आधार में आता है? तो पूर्वी पठारी क्षेत्र में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पूर्व के पठार में शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया भारत के पूर्वी पठार में शामिल होता है, और उसके बावजूद हमारा जो ये क्षेत्र है, ये मैदान में आता है। सुकमा का मैदान या बस्तर का मैदान बोलते हैं इसको। ठीक है, और मैदान क्षेत्र हमेशा कम हाइट वाला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सुकमा। ठीक है, सुकमा को आपको याद रखना है, और ये जो है आपका 154 मीटर के आसपास होता है, याद रखिएगा। 152, अभी तो बताया ना। हाँ, मीटर से। ठीक है, कम हम नापेंगे कहां से? मद्रास से। ध्यान रखिएगा, ये कंपेयर किससे हो रही है? चेन्नई वाले क्षेत्र से। ठीक है, चेन्नई का जो समुद्री तल वाला होगा, सी लेवल होगा, वहां से हम कंपेयर करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और, आप जानते हैं कि नहीं इसमें, बताइएगा समुद्री लेवल किसको कहते हैं? ठीक है, ये आपका मान लेते हैं समुद्र के नीचे का पानी हो गया, ये वाला हिस्सा, और ये क्षेत्र हो गया। तो आप मुझे बताइएगा कि किससे नापा जाएगा? यहां से ए, बी, सी, या फिर डी?
ये आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है, सोच लीजिए। यूपीएससी में इस मैप को दिया गया था और पूछा गया था कि भारत में समुद्री तल को कहां से नापा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी। ये समुद्री तल है या ये समुद्री तल है? हाँ, ये लेयर है, ठीक है, और ये तल है ना। ये सरफेस एरिया होगा यहां पर और ये बेस होगा नीचे का, ठीक है। तो कहां से नापेंगे? बी से नापेंगे, सी से नापेंगे? हाँ, ए जो है ना, ये टच करता है सिर्फ बाउंड्री को। देखिए जैसे क्या होता है, जब जहां से आपका जो क्षेत्र टच हो रहा है, जहां से आपका क्षेत्र टच हो रहा है, जहां से पानी दिख रहा है, यानी तटीय वाला जो कोस्टल एरिया है उसको, तो ये कोस्टल एरिया याद रखिएगा, ठीक है। तो कोस्टल एरिया के कौन से एरिया को नापेंगे ये आपको बताना है। एक्चुअल अभी आंसर अभी तक नहीं निकला है, ठीक है। अभी आपको सोचना है और बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा सही आंसर क्या होना चाहिए। सरफेस ऊपर यानी सी। चलिए बाकी लोग, तुक्का ही मार दीजिए, चलिए जल्दी से। पानी है, ये नीले रंग का बनाया ना मैंने, ये पानी बनाया मैंने, ठीक है। चलिए बहुत टाइम लेते हैं आप लोग, सी आंसर होगा याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग कहां से नापते हैं? सरफेस से नापते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा ये सी जो है, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, याद रखिएगा कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी होता है, याद रखिएगा क्वेश्चन के तरीके में कुछ भी हो सकता है। आपने कल का पेपर देखा ना, उसके बाद आपको लगा ना कि कुछ भी हो सकता है, तो बस ये बात तैयार रखिएगा कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, पूरा नॉलेज, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसके आसपास कुछ भी चीजें हो रही है उसका नॉलेज होना चाहिए आपके पास, तब जाकर आप एक सफल नौकरी वाले इंसान बन सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए नॉलेज का पूरा भरमार जो है, धीरे धीरे सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। आप एक टाइम आएगा जब आपके पास पूरे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास पता होगा। ये तब हो पाता है जब आपके पास कलेक्शन ऑफ नॉलेज अच्छा होगा, ठीक है। एक दिन में कोई भी नहीं सीख सकता और इसके लिए कंटिन्यू टाइम चाहिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे आप सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका, याद रखिएगा। अब रायपुर के लिए याद रखिएगा थोड़ा सा, कि रायपुर का ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राज्य का कैपिटल रायपुर का समुद्री तल से ऊंचाई कितना है। दो सौ अंठानवे मीटर, 298 मीटर, याद रखिएगा। ठीक है। सीजी व्यापम का क्वेश्चन था, याद रखिएगा। तो जसपुर जो है सबसे ज्यादा, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था आपको, सीजी व्यापम का क्वेश्चन बता देता हूं। रायपुर शहर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? डायरेक्ट क्वेश्चन, रायपुर शहर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 298 मीटर उसमें आंसर लिया गया है, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग डाटा जो है, याद रखिएगा, ये भी सरकार ने प्रोवाइड किया है, इसलिए हमारे पास इसका कोई आधार नहीं होता। सरकार जो डाटा देती है वही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सरकार के डाटा पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए इसमें। अब देखिए, बात तो हो गई जिलों के आधार पर, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की औसतन ऊंचाई क्या होगी, सभी जिलों को मिला लिया जाए, यानी आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का औसत या एवरेज जो सी लेवल होगा वो कितना होगा, तो हम जिले के हिसाब से उसको एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का समुद्री तल से औसत ऊंचाई, छत्तीसगढ़ राज्य का जो सी लेवल है, याद रखिएगा, वो है एवरेज ना 500 मीटर,
ठीक है, एवरेज निकल कर आता है 500 मीटर का, याद रखिएगा। यानी अधिकांश ऊंचे क्षेत्रों में है हम लोग, और इसीलिए बाढ़ आने की संभावना कम होती है हमारे यहाँ। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य क्षेत्र, ठीक है, 500 मीटर औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। अब समुद्र से हमारी दूरी कितनी है, यानी छत्तीसगढ़ की समुद्र से दूरी बताइए, हमारे पास सबसे पास वाला समुद्र कौन सा है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और राज्य कौन सा होगा, मतलब किस राज्य के पास आप सबसे पहले पहुंचेंगे? आंध्र प्रदेश दूर पड़ेगा। उड़ीसा, ठीक है। तो हमारी जो दूरी बनती है याद रखिएगा वो है 400 किलोमीटर की, यानी छत्तीसगढ़ से समुद्र की जो दूरी है वो 400 किलोमीटर की है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक, जो कि कई बार उलझुल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके आंसर निकल कर आते हैं हमारे सामने। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो बेसिक है इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप इसके लिए तैयार रहें कि छत्तीसगढ़ के इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए इसमें कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई ऐसा कोई कंफ्यूजन है इसमें? बोलिए। स्थल भाग से नापे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं, जोर से बोलिए। पानी से ही नापते हैं, यहां से ही नापते हैं, यहां से नापेंगे इसकी दूरी, इसकी ऊंचाई, यहां से कंपेयर करेंगे यहां तक को कितना ऊंचा है। ठीक है, मतलब यहां से, अच्छा इसके लिए मशीन लगती है, हम लोग हाथ से नहीं नाप सकते, ये भी याद रखिएगा, है ना। कैसे गए वहां से हाथ खड़ा किए, इतना पानी है, ऐसा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, यहां से लेकर सी से लेकर यहां तक की ऊंचाई के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे यहाँ क्या सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, तो टोटल मशीन के द्वारा ही हम इस चीजों को नापते हैं। तो वो जो है सिस्टम बहुत सारे होते हैं, याद रखिएगा। जैसे हम ऐसे बहुत सारी किरणों को, ठीक है, जैसे रेज जो होते हैं उनको छोड़ेंगे, वो जहां से टकरा कर वापस आ जाएंगे, वो भी बता देंगे कितनी दूरी है। जस्ट लाइक आपने देखा होगा अभी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो घर बनाने में काम आते हैं, लेजर वाले, ठीक है, कि जो आपके जितने भी टाइप के बराबर करने के लिए देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं कि वो सरफेस से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट करते हैं और हमको एक बराबर एज दे देते हैं। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं वैसे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, याद रखिएगा, जो समुद्री तल से ऊंचाई को नापने में काम करते हैं। ठीक है, तो समुद्री तल की ऊंचाई को आप गहराई से नहीं नापते बल्कि सरफेस से नापते हैं। ठीक है, और जहां पर आप होंगे, जिस जिस जिले की बात होगी, वहां की ऊंचाई सामान्य तौर पर हम एक कॉमन बेस लेंगे और वहां के बेस से जो है पूरे जिले को नाप लेंगे, उससे हमको पूरा बेस मिल जाता है। ठीक है, हाँ जोर से बोलिए। ये पर्टिकुलर सैटेलाइट से होता है, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट से होता है। ठीक है, मतलब अगर सैटेलाइट से नहीं करेंगे तो समझिए कि पूरे भारत को नापना होता है इससे, यानी सभी जगह को पता करना होगा। राज्य का काम नहीं है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को इसलिए तैयार रखती है, इससे आपदा जो भी जो डिजास्टर है, याद रखिएगा, उससे बचने का काम होता है। जैसे कई बार ऐसा देखा होगा तमिलनाडु में पानी भरा मिलेगा आपको, ठीक है, मुंबई डाउनफॉल में है, ठीक है, यानी कि मुंबई के अंदर पानी बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, तो हम उस जगह के एरिया को नापेंगे और पता करेंगे कि ये कितना ऊंचाई पर है, जिससे हमको उसको बचाना पड़ेगा। एरिया हमेशा बचाने के लिए एनडीआरएफ टीम जो है हमेशा तैयार रहती है। ठीक है, तो ये एनडीआरएफ टीम अधिकतर उन जगहों पर ज्यादा रहेगी जहां पर ढाल वाले क्षेत्र है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो उड़ीसा में आपको एनडीआरएफ टीम बहुत ज्यादा मिलेगी, उसके बाद मुंबई में मिलेगी आपको। ठीक है, तो जहां जहां पर पानी के समुद्र के क्षेत्र से उसकी ऊंचाई कम है, वहां एनडीआरएफ टीम की जो है केंद्र बना दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसा है। हमारे छत्तीसगढ़ में आपको एनडीआरएफ टीम नहीं मिलेगा। जब जब आपका कोई बांध खुलेगा ना, तो दो चार लोग आ जाएंगे नदी के किनारे पुल पुल वाली जगह पर और खड़े हो जाएंगे, बस उतना ही मिलेगा आपके पास। और आप कभी नहीं सुनेंगे कि छत्तीसगढ़ में, हाँ बस्तर के कुछ क्षेत्र में आपको ढाल मिलेगा, क्योंकि बस्तर का जो मैंने बताया था आपका एरिया, वो ढाल की तरफ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो है आपको कुछ व्यक्ति मिलेंगे जो बचाव कार्य करते हैं इधर। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ में इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। छत्तीसगढ़ में दिक्कत क्या है? छत्तीसगढ़ में दिक्कत है हाथियों का, दिक्कत है, हाथी कुचल के चले जाएंगे। डिजास्टर में ये सब आएगा हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ डिजास्टर कैसे होते हैं? जानवर वाले,
ठीक है, जानवर किसी को मार के ले गए, ये इस प्रकार की चीजें सुनने को मिलेगी। दूसरा डिजास्टर होगा तो हमारे यहाँ क्या होगा, तो ज्यादातर होगा तो मैक्सिमम, ठीक है, पेड़ पौधे वाला ही होगा। मतलब जितने भी चीज डिजास्टर में आएंगे तो वो इस प्रकार से आएंगे, पानी हमारे यहाँ बह के या तो कुछ समय तक शहर में रुकता है, उसके बाद नहीं रुकता, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ इतनी ऊंचाई है कि इसके कारण जो है हमारे यहाँ पानी नहीं रुक पाती है, ड्रेनेज सिस्टम हमारा ठीक ठाक काम कर जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ नदियां बहुत सारी हैं, ठीक है, और नदियां भी फ्लो में चलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण के क्षेत्र में आपको अधिकांश बाढ़ और ये सब सारी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पर सरकारी सुविधाएं थोड़ी कम है, इसलिए वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है, ठीक है। जहां जहां पर सरकारी सुविधाएं अच्छी हैं, पुल बना हुआ है, सड़कें बनी हुई है, तो वहां पर दिक्कत नहीं है। और ये भी है कि जहां पर घोटाला ज्यादा है तो वहां सड़क बह जाता है ना। जहां पर घोटाला, जैसे आपने दक्षिण क्षेत्र में देखा होगा कि सड़क बह जा रहा है, सड़क में छेद हो जा रहा है, सड़क के नीचे से पानी जा रहा है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, सही ढंग से जो है सड़कों को नहीं बनाया गया, तो वो घोटाला ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सरकारी परिवेश उसमें कम मिलता है। तो ये सारे कारण है बस हमारे पास, बाकी इससे ज्यादा दिक्कतें हमारे क्षेत्र में नहीं आती। कभी आपने नहीं सुना होगा कि बाढ़ आ गया बिलासपुर में ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अभी आप सुनेंगे तो किसी का सोफा तैर रहा होगा, इतना ही सुनेंगे कि आंगन में सोफा तैर रहा था, ठीक है। इसका मतलब है कि नाली जो है हमारा, जो नाला जिस वो ओवरफ्लो में चल रहा है वो फुल हो गया था इसीलिए। लेकिन ऐसा नहीं सुनेंगे कि आपको घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, बिलासपुर छोड़ के जाना पड़ रहा है, अब आप कहीं और जा रहे हैं अपना सामान वामान पैक करके, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन तमिलनाडु में जो है और बाकी अदर स्टेट में आपको ऐसा सुनने को मिलेगा, ठीक है। दक्षिण के क्षेत्र में खासकर ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो अपना घर छोड़कर 2 महीने के लिए कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, फिर वापस आते हैं 2 महीने बाद, देखते हैं कि क्या बहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं बचता, फिर घर बनाते हैं, फिर स्थिति ऐसी रहती है। उसी प्रकार आपका मणिपुर साइड भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं। चलिए